हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम है दीवान सिंह चौहान और मैंने अपनी बीटेक कंप्लीट करी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद फिर मैंने अपना एमटेक कंप्लीट करा है। आईटी रुड़की से मैंने एमटेक की है अपनी, ठीक है। और अभी हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, मशीन डिज़ाइन, ठीक है। और मशीन डिज़ाइन में मैं आपको पहला टॉपिक पढ़ाता हूँ लोड के बारे में। लोड क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज़ लोड? लोड फोर्स, जो एक सेम टर्म है। क्या कहते हैं? फोर्स इज द एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन अनदर बॉडी, ठीक है। ये हम इसके कई सारे क्लासिफिकेशन इसको हम करेंगे क्लासीफाई कि कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये हमने इस टॉपिक में 3 तरीके से इसको क्लासीफाई किया है। 3 तरीके से मैं बता देता हूँ क्या क्या है। एक तो हमने विद रेस्पेक्ट टू टाइम किया है, विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ लोड, कि लोड के डायरेक्शन में, और विद रेस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। अब हम विद रेस्पेक्ट टू टाइम की बात करें तो इसमें भी हम 2 तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक स्टैटिक लोड हो गया हमारा, एक हो गया हमारा डायनामिक लोड, ठीक है। अब जो स्टैटिक लोड होता है इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये जो होते हैं हमारे कांस्टेंट होते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये चेंज नहीं होते, इसलिए इसे स्टैटिक लोड कहते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और जो हमारा डायनामिक लोड होता है, आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन या बोथ, ठीक है। ये चेंज होते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों तो चेंज होंगे, तो ये डायनामिक लोड में आएगा। अगर हम विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन की बात करें तो इसमें हमारा आएगा नॉर्मल लोड और एक शियर लोड। जो नॉर्मल लोड होता है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, देखो जैसे ये है, ये क्रॉस सेक्शन, ये बीम है फिक्स की हुई है, ये क्रॉस सेक्शन है उस बीम का, उसके जो परपेंडिकुलर जब लोड लगाएंगे तो उसको नॉर्मल लोड कहेंगे। अब इसी को दिखाऊंगा, ये बीम है, अगर हम इसके पैरेलल, इस क्रॉस सेक्शन जो है इसके पैरेलल हम अगर कोई फोर्स लगाते हैं तो वो शियर लोड में आता है। ये भी कई तरीके से डिवाइड कर सकते हैं जो आगे देखेंगे। अगर हम विद रेस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन में कंसंट्रेट लोड, मतलब पॉइंट, एक पॉइंट पर मैं मार्कर इस बोर्ड के परपेंडिकुलर लोड लगा रहा हूँ तो ये कंसंट्रेटेड लोड हो गया, ठीक है। तो होता है डिस्ट्रीब्यूशन लोड, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन भी कई टाइप के होते हैं जो आगे हम पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, कि ये बीम है और इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है लोड, पूरे एरिया पे लगा हुआ है ऊपर से, ठीक है। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और इसमें कंसंट्रेटेड में क्या होता है, ये एक पॉइंट पे लगा हुआ है, कंसंट्रेट लोड, ठीक है। तो ये एक पॉइंट पे हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ओके। अब इसके बाद मैं आपको स्टैटिक लोड के बारे में बताऊंगा। हम इस टॉपिक में स्टैटिक लोड और डायनामिक लोड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टैटिक लोड क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन
with respect to time remains constant। ठीक है, ये मैंने इसकी डेफिनेशन बता दी, स्टैटिक लोड की मैंने डेफिनेशन बता दी कि ये है। अब स्टैटिक लोड में इसके मैं पूरे आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा कैसे निकालेंगे। ठीक है, स्टैटिक लोड के बारे में बता दिया। अब स्टैटिक लोड के बाद मैं आपको इसमें इसके जो टाइप होते हैं वो क्या क्या हैं। स्टैटिक लोड के भी टाइप हैं, उसको हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं डेड लोड, ठीक है, और एक को कहते हैं ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, ठीक है। अब इस डेड लोड और ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, डेड लोड, जिसका मैग्नीट्यूड स्टैटिक लोड के बारे में आपको बता दिया कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट होगा, तो वही डेफिनेशन डेड लोड। अब डेड लोड का एग्जांपल क्या होते हैं। वेट ऑफ द स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर आप देखते हैं, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें होती हैं, वो है डेड लोड। वेट ऑफ मशीन, जो मशीन के कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, वो डेड लोड हो गए। ठीक है, एक इसी में एक टर्म आता है लाइव लोड। जो लाइव लोड क्या होता है, लाइव लोड मैं बता देता हूँ। जो ब्रिज होते हैं, फ्लाईओवर आपने देखा होगा, तो सिविल उसमें लाइव लोड जो होता है वो टेम्परेरी रहता है, परमानेंट नहीं होता। डेड लोड हमारा परमानेंट है। लाइव लोड में क्या होगा, ब्रिज बना दिया, अब उसके ऊपर से जब कार गुजरेगी, ठीक है, तो वो जो लोड प्रोड्यूस करेगा वो उसे लाइव लोड कहेंगे। डेड लोड तो अपना जो ब्रिज है उसका डेड है, और जो लाइव है, जो अगर कार गुजरी है उसके ऊपर से, तो जो वो लोड उस समय दे रहा है वो लाइव लोड हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम मैं ग्रेजुअली अप्लाई लोड के बारे में बता देता हूँ। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, देखो ना, जैसे कि ये जो वो है ना, ये मैंने एक सेक्शन लिया है, ये बीम है, इस पर कोई लोड लगा रहा हूँ जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। जैसे ये यहाँ पर जैसे जैसे लोड बढ़ टाइम से टाइम पर, इसे हम स्टैटिक लोड क्यों कहते हैं। स्टैटिक लोड तो होता है कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट होता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम से चेंज नहीं होता। पर इसे हम क्यों कहते हैं, क्योंकि जो चेंज इन मैग्नीट्यूड है, वेरी मैग्नीट्यूड चेंज इन डेल्टा पी, P1 माइनस P2 बहुत नेग्लिजिबल होता है। अगर हम कंपेयर करें टाइम से, T1 माइनस T2 से, जो ये चेंज होता है ना, ये बहुत नेग्लिजिबल होता है। इसमें तो दिखाई दे रहा है रफ स्लोप, इसका मिनिमम होता है, इसमें स्लोप ज़्यादा दिखाई दे रहा है, पर ये मैंने रफ आइडिया देने के लिए ऐसा बनाया, पर स्लोप बहुत मिनिमम होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको स्टैटिक लोड कंसीडर करते हैं, क्योंकि स्टैटिक लोड की डेफिनेशन क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, तो इसमें भी कांस्टेंट ही समझ लो, बहुत नेग्लिजिबल चेंज हो रहा है। टाइम क्या वो टाइम से कंपेयर करो, टाइम बहुत ज़्यादा लार्ज है इसमें, और ये बहुत मिनिमम है, तो इसलिए इसको हम कांस्टेंट ही मान लेते हैं। ठीक है, वेरिएशन
in magnitude is negligible. Compared with time. So any gradually applied load, any gradually applied load is a load whose magnitude and direction remains constant. Any gradually applied load is a load whose magnitude and direction remains constant after reaching its maximum magnitude. ठीक है, तो ये एनी ग्रेजुअली अप्लाइड लोड इज ए लोड हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट. ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट है आफ्टर रीचिंग इट्स मैक्सिमम मैग्नीट्यूड. जब ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड पे पहुंच जाएगा इसके बाद ये डायरेक्शन इसका कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. समझे? तो ये जो यहाँ जो आता है इसको एज ए हम लोड लेते हैं इन ग्रेजुअली अप्लाइड लोड में. ठीक है, समझे? अब हम पढ़ते हैं, ये तो बड़ा है, इसकी डेफिनेशन हो गई, सब चीज़ हो गया. क्वेश्चन, अब क्वेश्चन करेंगे तो उससे पहले हम रिजिड बॉडी के बारे में बताता हूँ आपको. रिजिड बॉडी आपको पता होगा, ए बॉडी दैट डज नॉट डिफॉर्म under the action of applied load. ठीक है, ये हो गई रिजिड बॉडी. इसकी डेफिनेशन, ए बॉडी दैट डज नॉट डिफॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड लोड. ठीक है, अगर हम इसके बाद इसकी मैं आपको, क्योंकि हमें कैलकुलेशन क्वेश्चन निकालना है, कैलकुलेशन करनी है, तो कैसे करेंगे उसके बारे में बताता हूँ. कोई भी अगर क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, ठीक है, हमको कोई पार्ट दे देगा तो उसके लिए सबसे पहले हम उसकी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, और इक्वेशन कैसे निकालते हैं, कैसे बनाते हैं वो देखना पड़ेगा. ठीक है, तो उसके लिए पहले हमें इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो होती है वो देखनी पड़ेगी. तो इक्विलिब्रियम अगर मैं इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी की बात करूं, क्या इक्वेशन की कैसे बनेगी उस पार्ट की. ठीक है, एक रिजिड बॉडी, कोई भी रिजिड बॉडी है, वो अगर इक्विलिब्रियम में है, इज इन इक्विलिब्रियम, कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी है और वो अगर इक्विलिब्रियम में है, ए रिजिड बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन the resultant of forces on the system equal to 0.
सिग्मा ऑफ एफ इज इक्वल टू 0 और सिग्मा ऑफ मोमेंट जिसको एम से डिनोट करेंगे इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 is the vector sum of equation 1 is the vector sum of all external forces okay, equation 1 is the vector sum of all external forces is 0। इक्वेशन 2 इज, दिख रहा है बच्चों, तो नहीं जा रहा है। द वेक्टर सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज about any point is 0। okay, this is the necessary and sufficient condition for the equilibrium। ठीक है, यही दो इक्वेशन से हम अपने सारे जो क्वेश्चन हैं सॉल्व करेंगे स्टैटिक ग्रुप के। ठीक है, आगे बढ़े। अब मैं इसके बाद आपको बताता हूँ कि ये तो पता चल गया कि इन दो इक्वेशन से हम सॉल्व करेंगे। अब जो कोई पार्ट है उसका सबसे इक्वेशन तो सॉल्व करेंगे, उससे पहले हम उस पार्ट में कितने फोर्स लगे हैं, कहाँ से कौन सा फोर्स आया है, उसको यहाँ पर हमको बताना दिखाना पड़ेगा, तभी तो हम उस इक्वेशन को सॉल्व करवाएं। इन इक्वेशंस को लगा पाएंगे जब हमें फोर्स पता हो कि कौन से फोर्स कहाँ पर लगा है, कौन सा आ रहा है, किसको निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो उसके लिए हमको फ्री बॉडी डायग्राम चाहिए होगा। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम की बात करूं, क्या होता है, कोई भी पार्ट है, मुझे यहाँ पर फोर्स फाइंड करना है, तो यहाँ फोर्स फाइंड करने के लिए मुझे केवल इतना पार्ट लेना पड़ेगा। तो ये पार्ट मुझे यहाँ से फ्री करना है, ये बॉडी को मुझे यहाँ से फ्री करना है, फिर उसका मैं डायग्राम बनाऊंगा और उस डायग्राम में सारे फोर्सेस कंसीडर करूँगा जो जो इस पर लगेंगे, चाहे वो नोन फोर्स हो, चाहे वो मुझे पता हो, या अननोन फोर्स हो जो मुझे नहीं पता, जो मैं देखूंगा कि कौन सा लग रहा है कौन सा नहीं। सारे नोन फोर्सेज, अननोन फोर्सेज, एक्सटर्नल फोर्स जितने भी हैं, और उसका जो अगर इसका वेट है वो खुद, उसका वेट भी अगर दे रखा है कि इसका वेट दे रखा है, अगर नहीं दे रखा तो नहीं कंसीडर करेंगे, अगर दे रखा है तो कंसीडर करेंगे। तो वो जो डायग्राम उसमें जो उसे कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, उस और इससे जो जो पार्ट अटैच हैं उनसे क्या लोड आ रहा है, इससे क्या लोड आ रहा है, वो सारे इस डायग्राम में यहाँ पर अलग इस पार्ट को यहाँ लाके फ्री करके और उस पर दिखा के फिर उसका मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन निकाल के फिर उसमें जितने रिएक्शन लग रहे हैं उसको फाइंड करेंगे। ये होता है फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, फिर उस क्वेश्चन में सारे चीज़ें हैं वो सब आ जाएंगी। जैसे यही वाला था एग्जाम क्वेश्चन,
ये कोई बीम है, ये इससे अटैच है। ये यहाँ से यहाँ 4 मीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ 4 मीटर। ये फोर्स लग रहा है 5 किलो न्यूटन का। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। और जो ये पिन है, ये पिन है, ये सब फ्रिक्शन लेस है। हमने अजम्पशन ले लिया है, एज्यूम कर लिया है कि जितने फ्रिक्शन लेस पिन हैं एट ए, बी एंड सी। और जो ये मेंबर है ए बी, इसका कोई वेट नहीं है, ठीक है, विदाउट वेट है। तो हमको फाइंड करना है मेंबर, जो ए बी मेंबर है, फोर्स फाइंड करना है। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं उनको फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं इसका सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, दिख रहा है। तो मैं यहाँ बनाता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम। मैं इसको उठा के यहाँ ले जाता हूँ। ये ए है, ये यहाँ पर फिक्स्ड है। तो मैं यहाँ पर अज्यूम कर लेता हूँ कि रिएक्शन लग रहा है आर ए, और ये यहाँ से, ठीक है, दोनों साइड से, एक्स और वाई डायरेक्शन में। और ये वायर है, इसमें टेंशन आ रहा है, यहाँ से लोड कुछ ये भी लगा रहा होगा। इसको मैं जूम करता हूँ, टी है, और यहाँ से हमको दे रखा है 5 किलो न्यूटन, ठीक है। ये 4 मीटर है। अब मुझे यहाँ पर अपनी इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगानी है। कैसे लगाएं? मैंने क्या बताया, समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, समीशन ऑफ फोर्स और समीशन ऑफ मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट 0। ये दो इक्वेशन हमको लगानी है। और ऐसे लगाऊंगा कि क्योंकि हमारे पास 3 अननोन है, आर ए एक्स, आर ए वाई, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, एक ये और एक टी। 3 अननोन है हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे इक्वेशन लगाएंगे कि ये दोनों अननोन कट जाए और टी का वैल्यू यहाँ सॉल्व करने पर आ जाए। तो मैं मोमेंट जो लूँगा इस पॉइंट पे लूँगा, ताकि इस पॉइंट पे मोमेंट लेने से ये दोनों कट जाएंगे और टी बच जाएगा। और ये एंगल 45, तो समीशन ऑफ एफ में अगर लगाऊंगा, दिख रहा है, आर ए एक्स, और ये डायरेक्शन में पॉजिटिव लेता हूँ, ये डायरेक्शन में पॉजिटिव लेता हूँ, ठीक है। आर ए एक्स, इसका जो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये हो गया टी साइन 45, और ये हो गया टी कॉस 45। तो इस डायरेक्शन में अगर मैं लूँगा आर ए एक्स, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये इस साइड है, तो ये होगा माइनस टी कॉस 45 इक्वल टू 0, और कुछ तो नहीं है। और ये डायरेक्शन वाई, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, आर ए वाई पॉजिटिव है, ये ऊपर की तरफ ही है,
पॉजिटिव, और ये नीचे की तरफ है -5000 किलो न्यूटन है, न्यूटन में बदल लेंगे, इक्वल टू 0। ये आ गई। और एक हम मोमेंट वाली क्वेश्चन, सिग्मा अबाउट एनी पॉइंट हो, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग में, तो मैं ये जो ऐसे है एंटी क्लॉकवाइज, इसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है, अबाउट पॉइंट ए, ठीक है, ये निकालेंगे हम माइनस प्लस टी साइन 45, यहाँ ये ऐसे है, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, और ये ऐसे क्लॉकवाइज जाएगा, तो ये माइनस हो गया 5000 मल्टीप्लाइड बाई, इसको ब्रैकेट में लेंगे, टी साइन 45 मल्टीप्लाइड बाई 4, 5000 मल्टीप्लाइड बाई 4 जो हमने बाहर लिख लिया, और इज इक्वल टू RAY RAX इस पॉइंट के अनुसार निकालेंगे, तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि यहीं पर ही है, कोई डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। और ये जो ये डायरेक्शन है ये भी यहाँ से गुजर रही है, इसका भी कोई डिस्टेंस नहीं है, तो 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा यहाँ से चार्ज 0 हो गया, और टी साइन 45 इक्वल टू 5000 हो गया, और यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी, दिख रहा है, यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी, और टी की वैल्यू आने पर हम यहाँ रख देंगे, टी की वैल्यू यहाँ रख देंगे, यहाँ RX आ जाएगा, और RX आ जाएगा तो फिर हम यहाँ से टी की वैल्यू रख देंगे, RAY आ जाएगा, तो हमारे तीनों सॉल्व हो जाएगा, सही है। तो ये हो गया स्टैटिक लोड। अब आगे कल हम डायनामिक लोड पढ़ेंगे, तो स्टैटिक लोड में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कल डायनामिक लोड पढ़ते हैं, ओके।